Hello beautiful people, this is going to be a quick 10-minute session so that you get to know कि आपके poems में tone क्या use हुई है. This is for English communicative, so without wasting too much time, let's get started. Come on guys. Okay, सबसे पहले The Frog and the Nightingale. इसकी tone क्या है? Didactic, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ समझाया जा रहा है, एक moral lesson बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ठीक है. Ironical है यहाँ पर, जो होता है एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होता है. फ्रॉग जो कि एक गलत कैरेक्टर है, एट द एंड वो जीत जाता है एंड पुअर नाइटिंगेल इज विक्टिम टू द फ्रॉग्स मैनिपुलेशन एंड टैक्टिक्स. ट्रैजिक भी इसी रीजन से है कि नाइटिंगेल अल्टीमेटली मर जाती है. इस पोएम को हम एक फेबल बोलेंगे क्योंकि एक पूरी स्टोरी है जिसमें नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं जिनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया गया है, यानी कि फ्रॉग और नाइटिंगेल. एंड दिस इज लाइक एन एलेगोरी. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हाउ some humans are like frogs and other humans are like nightingales, and then we need to realize कौन कैसा है and keep ourselves safe. So it is like a moral lesson for us. Tone critical है frog की, baritone की, लेकिन फिर धीरे धीरे manipulative and even sinister. Sinister मतलब negative, बहुत ही बुरा होने वाला है, जैसे कुछ बहुत ही हॉरिफिक कुछ होने वाला है, वैसी टोन हो जाती है. फ्रॉग एक्सप्लॉइट करता है नाइटिंगेल को. इवेंचुअली ये एक जजमेंटल नोट पे एंड होती है कि हम बोलते हैं कि ये नाइटिंगेल को ही अपने आप के लिए खड़ा होना चाहिए था, उसको डे वन से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही है फ्रॉग जैसी, आपको भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है. ये फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल है. Next we have No Marble, No, The Gilded Monument, Sonnet 55 by William Shakespeare. Here the tone is confident, it's assertive. वो जो बात बोल रहे हैं full confidence से बोल रहे हैं, and it is immortalizing. We're talking about how art can never be destroyed. It will live on through the hearts of people. Shakespeare uses a triumphant tone, मतलब हम celebrate कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि आर्ट हर चीज के ऊपर विजय हुआ है. आर्ट हैज वन ओवर एवरीथिंग एल्स. He challenges time and war, asserting that his poetry is more powerful than physical structures. आप कुछ भी कर लो, आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओ, आप बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर दो, किले बना लो, पैलेसेस बना लो, none of that matters because my poem will outlast everything. Okay, it is a bold declaration of the power of art, and it's not just William Shakespeare talking about his own work, but it is about the power that art holds in general. ठीक है, done. Next we have Ozymandias, one of my favorites. It is ironic, obviously it is mocking कि कैसे ये आदमी अपने आप को इतना बड़ा समझता था, देखो कुछ नहीं है उसके आसपास, रूइंस ही रूइंस है, लेकिन उसने जो अपने ईगो में बात बोली थी, जो एरोगेंस में बात बोली थी, वो अब तक इंटैक्ट है, उसको मॉक करने के लिए कि देखो ऑजिमैंडियस तुम गलत थे. ओके, मॉरलिस्टिक है बिकॉज हमें ऑब्वियसली मॉरल लेसन अबाउट एक्सेसिव प्राइड सिखा रही है, ठीक है. आयरॉनिक भी इसीलिए है क्योंकि जो आदमी अपने आप को इतना ऑल पावरफुल समझता था, उसके आसपास अब रूइंस ही रूइंस है, कुछ नहीं बचा है. तो शार्प कॉन्ट्रास्ट है किंग ऑफ किंग ऑजिमैंडियस और उसके आसपास जो कोलोसल रेक है, यानी कि जो तबाही मची हुई है, उन दोनों के बीच में एक शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. इसीलिए टोन जो है सैटारिकल है. इट इज़ अ कॉमेंटरी ऑन ह्यूमन ह्यूब्रिस. ये वर्ड मैं आपको समझा चुकी हूँ. इट मीन्स एक्सेसिव प्राइड एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन. आप बड़े से बड़े 30 मार खान बन जाओ, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी समझो अपने आप को, डिक्लाइन सबका आता है, ठीक है. एवरीबडी विल सी अप्स, एवरीबडी विल सी डाउन्स. आप शायद थोड़े ज़्यादा अप्स देख लो तो आप उतने ही ज़्यादा डाउन्स भी देखोगे कभी ना कभी. नेक्स्ट वी हैव द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. अगेन आई लाइक ऑल द पोम्स एक्चुअली, आई कांट पिक अ फेवरेट. तो यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट है, अजीब ओमेन्स, मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग, ऑब्वियसली इन अ डार्क वे, इन अ स्कैरी वे. इट इज़ गिल्ट रिडन एंड ऑ इंस्पायरिंग, क्योंकि पोम ऐसी है कि वो एक पूरे इतनी लंबी कहानी, इतना एपिक सॉर्ट ऑफ टोन के साथ स्टार्ट होती है, इसीलिए ऑ इंस्पायरिंग है. लेकिन ऑब्वियसली द मैसेज दैट इट्स गिविंग इनहेरेंटली इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड फुल ऑफ गिल्ट कि कभी किसी को विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स हर्ट नहीं करना चाहिए. ओके,
इट मूव्स फ्रॉम अ विविड डिस्क्रिप्टिव टोन, बहुत ज़्यादा इमेजरी इस पोम में यूज़ हुई है, टू अ नाइटमेरिश हॉरर, और वो नाइटमेरिश हॉरर भी धीरे 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 बिल्डअप करता है। सब कुछ बहुत ब्यूटिफुल यूज ऑफ लैंग्वेज से समझाया गया है पोम में, ठीक है, लाइक अ पेंटेड शिप ऑन अ पेंटेड सी, वाटर वाटर एवरीवेयर। यहाँ पर जब एल्बर्ट्रॉस मर जाती है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर आर मैरिनर, and obviously we know that the mariner feels extremely guilty about it, that's why he is going around telling his story to everybody. Okay, it includes again on a moral note कि जो मैरिनर ने किया वो नहीं करना चाहिए था, वो उसी चीज़ का पश्चाताप कर रहा है, he is going and redeeming himself, वो redemption ढूंढ रहा है by telling people कि कैसे नफरत नहीं, प्यार फैलाना चाहिए, ये unnecessary violence, unnecessary killing of innocent beings is not a good thing. And finally we have the snake. Now snake is very conflicted. इसमें हमें D.H. लॉरेंस के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको देखने को मिलता है, कैसे his conditioning, his human education is fighting with his emotions and how he feels about the snake. Admiring है, he admires the snake, he is awed by it, and ultimately regretful भी है because he feels bad about what he has done. तो यहाँ पर डुअलिस्टिक टोन है, क्योंकि D.H. लॉरेंस की लड़ाई अपने आप से ही चल रही है, ही इज फाइटिंग हिज ओन थॉट्स, एंड फर्स्ट ही फील्स ऑनर्ड बाय द स्नेक्स प्रेजेंस, बट देन एकदम से उसकी वॉइसेस ऑफ एजुकेशन उसको स्नेक के टुवर्ड्स हॉस्टाइल बना देती है, अननेसेसरली उसको हार्म करने के लिए प्रोवोक कर देती है। सो यहाँ पर एक सेल्फ रिप्रोच, यानी कि खुद को गलत बोलते हुए ये पोम एंड होती है, जिसमें D.H. लॉरेंस कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड नाउ आई हैव टू मेक अमेंड्स, मुझे जो मैंने गलत काम किया है उसको ठीक करना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड विद दैट वी कवर्ड ऑल द पोम्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मेन टोन्स एंड द थीम्स ऑफ दीज पोम्स। अच्छी रिविजन हो गई है। एनी डाउट्स लीव देम इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।